ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने भाई की जान बचाने के लिए डेविल्स की दुनिया में चले जाता है, जहां वो डेविल से अपने भाई की जान की भीख मांगता है। वो डेविल उससे उसके बदले में उसके हाथ और पैर मांग लेता है। क्या वो लड़का अपने भाई की जान बचा पाएगा या कर देगा खुद को सैक्रिफाइस, देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक विलेज को दिखाते हुए की जाती है, जहां दो भाई रहा करते थे, जिसमें बड़े भाई का नाम एडवर्ड होता है, वहीं पर छोटे भाई का नाम बेन होता है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। साथ ही उन्हें एल्केमिस्ट टेक्निक सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जिसे यूज़ करके वो किसी भी मेटल को दूसरे मेटल में तब्दील कर सकते थे। यानी कि अगर उनके पास कोई आम मेटल भी हो तो वो उसे भी गोल्ड में तब्दील कर सकते थे। इस टेक्निक की हेल्प से वो कई बार खिलौने भी बनाया करते थे। एक दिन वो अपने खिलौनों को अपनी मॉम को दिखाने के लिए ले जाते हैं, जिससे उनकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें शाबाशी देती है। लेकिन एक दिन अचानक ही उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। इससे पहले उनकी फादर की भी डेथ हो चुकी थी। अब ये दोनों बच्चे इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। इसी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और अपनी मॉम की कब्र के पास बैठे होते हैं, जहां एडवर्ड अपने छोटे भाई बेन से कहता है कि क्यों ना हम इस टेक्निक की हेल्प से अपनी मॉम को उस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस ला लें। लेकिन उसका छोटा भाई समझदार था और इस बात को समझता था कि ये सब बहुत गलत है। वो अपने भाई को मना करता है और कहता है कि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो हमें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और साथ ही वो ये बात भी जानता था कि अगर इस प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी एडवर्ड अपने भाई को मना लेता है, जिसके बाद दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं। जब उन्हें सारे मिनरल्स और थिंग्स मिल जाते हैं जिससे एक ह्यूमन बॉडी तैयार की जा सकती है, जिसके बाद वो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर एक बर्तन रखकर उसमें सारे केमिकल डाल देते हैं जो ह्यूमन बॉडी को तैयार करने के लिए होते हैं। जिसके बाद इन्हें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एक सोल चाहिए होती है, जिसके लिए दोनों अपने अपने खून का एक कतरा उस बर्तन में डाल देते हैं। जिसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और हम देख पाते हैं उस बर्तन में सारा सामान मिक्स होने लगता है। फिर अचानक उस बर्तन में एक तूफान सा बनने लगता है और उस बर्तन से कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ रखी हर चीज़ डिस्ट्रॉय होने लगती है और उनका घर भी टूटने लगता है। इसी तूफान में एडवर्ड का छोटा भाई खिंचा चला जाता है। एडवर्ड अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो तो किसी और ही दुनिया में जा चुका होता है। यानी कि इनसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कोई गलती होती है, जिसकी वजह से बेन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यानी कि अब बेन डेविल्स की दुनिया में जा चुका है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एडवर्ड अब बड़ा हो चुका है। वो बैठा सोच रहा होता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वही है और अब उसे उसके भाई को दूसरी दुनिया से वापस लाना होगा। इन सब के लिए वो उसकी दुनिया में जाने का एक प्लान बनाता है और वो अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक के जरिए डेविल्स की दुनिया में चले जाता है, जहां वो डेविल से कहता है कि मैं अपने भाई की जान अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं और अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। जिस पर डेविल उससे कहता है कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर एडवर्ड उससे पूछता है कि इसकी क्या कीमत है। डेविल उसको बताता है कि तुम्हें अपना एक हाथ और अपना एक पैर देना होगा। जिस पर एडवर्ड अपनी गलती सुधारने के लिए और अपने भाई की जान अपनी दुनिया में ले जाने के लिए इन सब के लिए मान जाता है और अब डेविल उसका एक हाथ और एक पैर ले लेता है, जिसके बाद वो उसके भाई की जान उसे दे देता है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। उसके छोटे भाई की सिर्फ सोल ही इस दुनिया में आई थी, उसकी बॉडी नहीं, जिसके बदले में एडवर्ड ने अपना एक पैर और अपना एक हाथ भी खो दिया था। जब वो अपने भाई को घर पर नहीं देखता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब क्योंकि उसकी बॉडी में एक पैर और हाथ नहीं था, इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। जिसके बाद वो अपने भाई की सोल को एक लोहे के स्ट्रक्चर में डाल देता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बॉडी को इस दुनिया में जरूर लाऊंगा। जिसके बाद एडवर्ड एक बड़ी सी लाइब्रेरी में एल्केमिस्ट बन जाता है, ताकि वो वहाँ की बुक पर रिसर्च कर सके और अपनी भी एक बुक लिख सके। एडवर्ड को रिसर्च से पता चलता है कि वो अपने भाई की बॉडी को इस दुनिया में वापस ला सकता है, अगर उसे वो प्रीशियस स्टोन मिल जाए तो। तभी उसे पता चलता है कि वो प्रीशियस स्टोन एक प्रीस्ट के पास है,
जिसके बाद एडवर्ड उस स्टोन को लेने के लिए प्रीस्ट के पास चले जाता है। लेकिन जब एडवर्ड प्रीस्ट से मिलता है तो वो उसे स्टोन देने की बजाय उससे फाइट करने लगता है। यहाँ पर स्टोन होने की वजह से प्रीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो एडवर्ड को बहुत ज़्यादा मारता है और उसके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़े करता है, जहाँ पर एडवर्ड बहुत ही मुश्किल से उसका मुकाबला करता है। तभी वो प्रीस्ट वहाँ खड़ी लड़की को मारने की धमकी देता है, जिस पर एडवर्ड अपने दोनों हाथ जमीन में मारकर अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक के जरिए एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएट करता है और उसे रोकने का प्रयास करता है। इसी दौरान वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो दोनों को रोक लेती है और एडवर्ड और प्रीस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी का कर्नल आता है। वो कर्नल एडवर्ड से कहता है कि इस दुनिया में स्टोन जैसी चीज़ ही नहीं है, वो प्रीस्ट तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। साथ ही वो उसे बताता है कि ये स्टोन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर वो इस दुनिया में आ जाए तो ना तो उसे तोड़ा जा सकता है ना ही जलाया जा सकता। इस बात को प्रूव करने के लिए वो कर्नल उस स्टोन में आग लगा देता है, जिसके बाद वो स्टोन जलकर राख हो जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने इस नकली स्टोन को पाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। जिसके बाद पुलिस उस प्रीस्ट को छोड़ देती है और वो भागता हुआ उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने उसे वो नकली स्टोन दिया था। ये लोग आर्टिफिशियल इंसान थे जिन्हें किसी स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट ने बनाया था। वो प्रीस्ट उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नकली स्टोन दिया था। इतने में वो आर्टिफिशियल लड़की उसे मार देती है और वहाँ बैठा हुआ आर्टिफिशियल लड़का उसे खाने लगता है। यहीं से सीन कट होता हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एडवर्ड एक जगह पर खड़ा होता है, जहां उससे मिलने आर्मी जनरल आते हैं और बहुत ही खुशी से उससे मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर एडवर्ड का एक दोस्त भी होता है जो आर्मी में एक अच्छे पद पर काम कर रहा होता है। इधर हम उस आर्मी जनरल को देखते हैं जो एडवर्ड को बड़े बड़े एल्केमिस्ट के पास भेजता है। हो सकता है कि कोई एल्केमिस्ट उसकी मदद कर सके। तभी वहाँ पर एडवर्ड की बचपन की दोस्त आती है। ये वही लड़की होती है जिसने एडवर्ड को नकली हाथ और नकली पैर लगाए थे। जिसके बाद कर्नल इन लोगों को एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट के घर ले आता है। वो एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि मेरा काम क्या है। असल में वो एल्केमिस्ट दो जानवरों को मिलाकर एक जानवर बना सकता था, जहां एडवर्ड उस एल्केमिस्ट से पूछता है कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपने भाई को दोबारा से इस दुनिया में ला सकूं। जिस पर वो एल्केमिस्ट बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके, लेकिन हाँ, वो प्रीसियस स्टोन तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम उसकी हेल्प से अपने भाई को इस दुनिया में वापस ला सकते हो, जिसमें तुम्हारी मदद एक साइंटिस्ट कर सकता है। ये साइंटिस्ट वही साइंटिस्ट है जो कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन अब वो साइंटिस्ट कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि वो जानता था कि कोई ना कोई उससे वो प्रीसियस स्टोन छीन ही लेगा, इसलिए वो कहीं छुप गया है। तुम जाओ और उस साइंटिस्ट को ढूंढो, तब तक तुम अपने भाई को मेरे पास ही छोड़ दो। मैं उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ और शायद उससे बातचीत करने के बाद हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाए, और तब तक तुम अपना काम करो और उस साइंटिस्ट को ढूंढकर वो स्टोन ले लो। यहीं से सीन चेंज होता हम एडवर्ड और उसकी दोस्त को देखते हैं जो उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम उस एल्केमिस्ट को देखते हैं जो एडवर्ड के भाई की सोल से बातें कर रहा होता है और उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो इस दुनिया में कभी आया ही नहीं, यानी कि वो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं तो उसका इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। इसी वजह से एडवर्ड के भाई की सोल अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हो सकता है कि शायद मैं इस दुनिया में कभी आया ही नहीं था। अगर मैं आया ही नहीं तो मेरा एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर नहीं है। यहीं से सीन चेंज होता हम एडवर्ड और उसकी दोस्त को देखते हैं जो उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो साइंटिस्ट एडवर्ड को बताता है कि मैं आर्मी और कुछ लोगों से छुपकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इससे पहले वो उसे कुछ और बता पाता, तभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लड़की आ जाती है और उस साइंटिस्ट को मार देती है। लेकिन मरने से पहले वो साइंटिस्ट एडवर्ड को बताता है कि आर्मी की एक लैब है जहाँ तुम्हें वो प्रीसियस स्टोन भी मिल जाएगा, साथ ही उसके अबाउट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। साथ ही वो साइंटिस्ट उसे कुछ नोट्स भी देता है। जिसके बाद एडवर्ड अपने घर आ जाता है जहाँ उसने अपनी भाई की सोल छोड़ी होती है। जहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर उस एल्केमिस्ट की बेटी और डॉग नज़र नहीं आ रहे थे। जब वो उसके रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर नज़र आता है, लेकिन वो एल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस क्रिएचर से बातें भी कर रहा होता है।
दरअसल उस एल्केमिस्ट ने उस क्रिएचर को 2 जानवरों को मिलाकर बनाया होता है, इसलिए वो इंसानों की तरह बात कर रहा होता है। अब एडवर्ड उस क्रिएचर के पास जाकर बैठ जाता है। वो क्रिएचर उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी वो क्रिएचर एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तभी एडवर्ड को अचानक याद आता है कि ऐसा तो एल्केमिस्ट की बेटी उसे कहा करती थी, जिससे एडवर्ड को पता चल जाता है कि उस एल्केमिस्ट ने डॉग और उसकी बेटी को मिलाकर ये क्रिएचर बनाया है। ये सब कुछ देखकर एडवर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एल्केमिस्ट को मारने लगता है और उससे कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया है। जिस पर वो एल्केमिस्ट उससे कहता है कि तुमने अपनी माँ को हासिल करने के लिए अपनी भाई की कुर्बानी दे दी थी, इसी तरह मैं साइंस में आगे बढ़ने के लिए अपनी फैमिली की कुर्बानी दूंगा। जिसके बाद एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि जब मैंने पहला क्रिएचर बनाया था तो मैंने अपनी वाइफ और एक जानवर को मिलाकर बनाया था। जिस पर एडवर्ड को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जोर जोर से मारने लगता है। अब एडवर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि वो एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बचा पाया। अगले सीन में हम एडवर्ड को देखते हैं जो उस लैब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो साइंटिस्ट ने उसे दिया था। ना तो उसे वो एड्रेस मिल रहा था, ना ही वो प्रीसियस स्टोन। जिसके बाद वहाँ एडवर्ड के भाई की सोल आ जाती है जो एक लोहे के स्ट्रक्चर में कवर होती है। उसे लग रहा था कि एडवर्ड उसका इस्तेमाल कर रहा है उस प्रीसियस स्टोन को ढूंढने के लिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच फाइट होने लगती है क्योंकि एडवर्ड के भाई को लगता था कि वो उसका असली भाई नहीं है। इसी फाइट के दौरान एडवर्ड का हाथ जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड के बचपन की दोस्त आ जाती है जो रोते हुए कहती है कि तुम लोगों को याद नहीं है, हम बचपन में तीनों एक साथ खेला करते थे। वो लड़की एडवर्ड के भाई से कहती है कि एडवर्ड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हें इस दुनिया में वापस लाना चाहता है, जिसके लिए वो इतनी सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहा है और तुम्हारे दिमाग में किसी ने नेगेटिव चीज़ें भर दी है जिसकी वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम याद करने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद एडवर्ड के भाई को सब कुछ याद आ जाता है और वो अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर एडवर्ड अब लाइब्रेरी में आ जाता है और दिन रात एक करके उस लैब के एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी उसे लैब का एड्रेस नहीं मिलता। जिसके बाद एडवर्ड को उसका आर्मी का दोस्त मिलता है और उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो मैप देखकर बताता है कि ये कोई लैब नहीं है बल्कि एक जेल का नक्शा है जहाँ इंसानों को कैद किया जाता था। वो दोनों मैप पढ़ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लड़की आ जाती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उससे फाइट करता है और अपनी जान में खेलकर उस लड़की को मार देता है। बाहर आने के बाद वो एक कॉल करता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी जनरल आ जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो एडवर्ड के दोस्त आर्मी ऑफिसर को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम एडवर्ड के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से एडवर्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर हम इन्वेस्टिगेशन रूम में एडवर्ड को देखते हैं जहां उसे एक लेफ्टिनेंट मिलती है जो उसे बताती है कि उसी आर्मी जनरल ने तुम्हारे दोस्त का मर्डर किया है। मैंने ये बात आर्मी के सभी ऑफिसर को बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर हमें खुद को बेगुनाह साबित करना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद वो वहाँ के गार्ड पर हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आर्मी के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो आर्मी के ऑफिसर नहीं है बल्कि वो आर्टिफिशियल ह्यूमंस है, जिसमें वो आर्टिफिशियल लड़की भी शामिल है। वो अपने साथियों को बुला लेती है। वो आर्टिफिशियल लड़की एडवर्ड को बताती है कि तुम्हारे आर्मी वाले दोस्त को मैंने ही जनरल का रूप बदलकर मारा था। तभी वो लेफ्टिनेंट आर्टिफिशियल लड़की से पूछती है कि तुमने आर्मी ऑफिसर को भी मार दिया, साथ ही तुमने उस एल्केमिस्ट को भी आज़ाद कर दिया, आखिर तुम चाहती क्या हो। जिस पर आर्टिफिशियल लोग उससे कहते हैं कि हमने उस एल्केमिस्ट को आज़ाद नहीं किया है, हमने सिर्फ उस आर्मी ऑफिसर को मारा है, वो सब किसने किया है वो हमें भी नहीं मालूम है। इसके बाद उन आर्टिफिशियल लोगों में से एक लड़की उस एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है, वहीं पर दूसरी लड़की भी उसके पीछे चल पड़ती है। वहीं पर हम उस आर्टिफिशियल लड़के को देखते हैं जो आर्मी के लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। इन सब के बीच जो जनरल बिल्कुल बेगुनाह था वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। एडवर्ड उनका पीछा करता है और फाइनली लैब तक पहुंच जाता है जहां उस एल्केमिस्ट ने एडवर्ड के छोटे भाई और उसकी दोस्त को कैद रखा था। जिसके बाद वो एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि जिस स्टोन को तुम बहुत ही प्रीसियस और पावरफुल समझते हो, मैं तुम्हें इस स्टोन की असलियत बताता हूँ। असल
में ये लैब पुराने वक्त में एक जेल हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करके उनकी सांसों से इस स्टोन को बनाया गया था। उन लोगों को हम इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, इतना ज़्यादा पेन दिया करते थे, जिसके बाद उन लोगों से निकलने वाली एनर्जी को इस स्टोन में डाल दिया जाता था। यहाँ पर एडवर्ड को पता चलता है कि जिस स्टोन को वो इतना ज़्यादा प्रीशियस मानता था वो इतने सारे लोगों की जानों की कुर्बानी के बाद बनाया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लड़की आ जाती है जो उस एल्केमिस्ट को मार देती है ताकि वो उनका और ज़्यादा राज ना खोल सके। इसी के साथ हमें उसी आर्मी के जनरल को दिखाया जाता है जो इस प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड होता है। फिर जनरल लाइट ऑन करता है जिससे हमें पता चलता है कि उस लैब के छत के ऊपर बहुत सारे मासूम लोगों की लाशों को किसी चीज़ से कवर करके लटकाया गया था और वो जनरल उन सबको एक एक स्टोन डालने लगता है, जिसके बाद वो सभी किसी क्रिएचर की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जैसे मानो कोई वो ज़ॉम्बीज़ हों। इसके बाद वो एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो सबसे पहले उसी जनरल पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। ये सब कुछ देखकर आर्मी का कर्नल कहता है कि अगर ये सभी लोग बाहर चले गए तो ये दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद कर्नल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और कहता है कि इन सभी क्रिएचर को मार गिराओ, और ऐसा ही किया जाता है। कुछ टाइम बाद एक एक करके सभी को मार दिया जाता है। जिसके बाद एडवर्ड और आर्मी के कुछ लोग उन आर्टिफिशियल लड़कियों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। आर्टिफिशियल लड़कियां उसे बताती है कि जब हमें बनाया गया था तो हमारे अंदर उसी प्रीशियस स्टोन को डाल दिया गया था। तुम लोग जितनी बार भी हमें मारोगे हम उतनी बार ही जिंदा हो जाएंगे, यानी कि तुम लोग हमें मार ही नहीं सकते। तभी एडवर्ड कर्नल को बताता है कि इन लोगों के अंदर उतनी ही पावर है जितनी उन ह्यूमंस में थी। अगर हम इन्हें बार बार मारेंगे तो ये कमज़ोर हो सकते हैं, जिसके बाद ये फाइनली मर जाएंगे। कर्नल को एडवर्ड की बातें सुनकर उस पर गर्व महसूस होता है और वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा आइडिया काम कर जाए। जिसके बाद वो ऐसे ही करता है। कर्नल अपनी फायर की पावर की मदद से उनके ऊपर बार बार अटैक करता है। बार बार अटैक करने की वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और फाइनली वो लोग मर जाते हैं। जिसके बाद कर्नल उनकी बॉडी से वो प्रीशियस स्टोन निकाल लेता है, जिसके बाद वो एडवर्ड को दे देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो और इसकी मदद से तुम अपने भाई को इस दुनिया में ला सकते हो। और एडवर्ड वो स्टोन लेकर डेविल्स की दुनिया में आ जाता है, जहां वो डेविल से अपने भाई की सोल की बॉडी मांगता है और उसे वो स्टोन देने लगता है। तभी वो अपना इरादा बदल लेता है और उसे स्टोन देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने भाई की जान के बदले इतने सारे मासूम लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकता, क्योंकि इस स्टोन के अंदर बहुत सारे लोगों की सोल कैद है। जिसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। फिर वो स्टोन लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ वो अपने भाई की सोल जिसे उसने मेटल स्ट्रक्चर में कैद रखा था उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारी जान के बदले इतने सारे लोगों की जान की डील नहीं कर सकता था। हम लोग कोई और तरीका ढूंढ लेंगे जिसके जरिए तुम्हारी बॉडी को इस दुनिया में ज़रूर लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वहीं पर उसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है और वो ये बात समझ जाता है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।